साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 5 का 5.1 रेखा के पार इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे और ये प्रश्न आपको किताब के पेज संख्या 106 से 108 पर मिलेंगे। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर वो वीडियोज आपको देखने हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है रेखा के पार। अब रेखा के पार इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे दो बिंदु है ना, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं तो ये बनता है रेखाखंड। क्या बनता है? रेखाखंड। लेकिन जब इन दोनों बिंदुओं को मैं अनंत तक आगे बढ़ाता हूं, है ना, इस दिशा में और इस दिशा में आगे बढ़ाता हूं, तो ये मेरी क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। ठीक है, तो ये एक सीधी रेखा हो गई और दूसरी एक सीधी रेखा मैंने इस प्रकार से और खींच ली। ठीक है, तो ये रेखा क्या है? इस रेखा के पार चली गई, है ना। तो जब ये एक दूसरे के पार चली जाती है तो ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। रेखा के पार यानी इसका मतलब क्या होता है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटते हुए निकल जाती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक गतिविधि द्वारा सीखते हैं। जैसे मेरे पास ये एक कागज है ना, मैं इसको दो तरीके से मोड़ता हूं। पहले तो मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। दूसरे तरीके से मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, ये कुछ इस प्रकार से मैंने इसको मोड़ दिया। अब जहां पर ये मुड़ा हुआ है वहां हम इनकी रेखाएं खींच लेते हैं या फिर रेखाखंड खींच लेते हैं ना। तो स्केल से खींचना है, वैसे मैं हाथ से खींच रहा हूँ इसको। जैसे ये मैंने यहाँ पर इसको मोड़ा था तो ये पहली रेखा हो गई। यहाँ पर मैंने इसको कागज को मोड़ा तो ये हमारी दूसरी रेखा हो गई। तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर, है ना, कितने बिंदु पर? केवल और केवल एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेगी? काटेगी, है ना। ये मैंने एक सीधी रेखा इस प्रकार खींची, दूसरी सीधी रेखा इस प्रकार खींची, तो इन्हीं रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं, इसमें एक गतिविधि और है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कागज है ना, एक बार मैंने इस प्रकार से इसको मोड़ दिया, ठीक है। दूसरी बार मैंने इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया, ज़्यादा नहीं मोड़ा, छोटा सा टुकड़ा मोड़ा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये मैंने इसको मोड़ दिया। अब मैं रेखाएं खींच लेता हूँ। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से मुड़ी हुई है और ये रेखा इस प्रकार से मुड़ी हुई है। क्या ये एक दूसरे को काट रही है? नहीं काट रही है ना। लेकिन अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं, क्योंकि रेखा का मतलब क्या है अभी मैंने आपको बताया था कि रेखाखंड क्या होता है। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं तो ये रेखाखंड बनता है। लेकिन रेखा क्या होती है? वो दोनों बिंदुओं के अनंत दूरी तक आगे बढ़ाई जा सकती है ना। तो अगर मान लो ये रेखाएं हैं, है ना, तो जब मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, है ना। अब मैं इनको आगे बढ़ाता हूं तो ये आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आगे जाएगी, और जब इस रेखा को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो कुछ ये इस प्रकार से आगे जाएगी। तो यहां भी ये आगे जाकर एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर काटेगी, है ना। दो बिंदुओं पर नहीं काटेगी, केवल एक बिंदु पर ही काटेगी। तो इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब एक गतिविधि और लेते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर मैं ये कागज है, इसको इस प्रकार से मोड़ता हूं, ठीक है। ये मैंने इस प्रकार से इसको मोड़ लिया। एक मोड़ इसी प्रकार से आगे मैं इस प्रकार से मोड़ता हूं, ठीक है। ये मैंने मोड़ दिया। अब इन दोनों को मैं स्केल से मिला देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मोड़ है, दूसरा ये इसका मोड़ है, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं को आप कितना भी आगे बढ़ा दो, चाहे इस तरफ बढ़ाओ चाहे इस तरफ बढ़ाओ, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। इसका मतलब ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम समांतर रेखाएं कहेंगे, ठीक है। अब हम प्रतिच्छेदी रेखा की जो परिभाषा है उसको सीखते हैं, उसको याद करते हैं। जब किसी समतल सतह पर, है ना, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कागज हो गया, ठीक है, यानी कि ये समतल सतह हो गई। जब किसी समतल सतह पर दो सीधी रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं।
यानी ये हमारी दो, एक समतल हो गया और इसमें दो रेखाएं हैं, पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये वाली दो सीधी रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी जब भी हमें दो रेखाएं दी हो, सीधी रेखाएं, तो वो केवल एक बिंदु पर ही एक दूसरे को काटती है। ठीक है, अब देखो यहां चित्र बना हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ है ना, ये हमारी गतिविधियों का ही है, जैसे हमने कागज में मोड़ा था, है ना। तो देखो इस चित्र में ये जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ये वाली रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, ये और ये देखो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है। इसी प्रकार से ये वाली रेखा देखो, ये वाली और ये वाली, है ना, जब इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी, और कितने बिंदु पर काटेगी? एक बिंदु पर काटेगी, है ना। ये दोनों वाली रेखाएं भी जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये किसी न किसी बिंदु पर आगे काटेगी, है ना। इनको हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। अब यदि आपको मैं एक प्रश्न पूछूं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का चित्र बनाओ, है ना, या फिर दो सीधी रेखाओं से एक प्रतिच्छेदी रेखा का चित्र बनाओ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? समतल हो गया। ये कागज क्या हो गया? समतल हो गया। एक सीधी रेखा मैंने इस प्रकार से खींच ली और दूसरी सीधी रेखा मैंने इस प्रकार से खींच ली, ठीक है। इस रेखा को मैंने L नाम दे दिया और इस रेखा को मैंने M नाम दे दिया, और ये दोनों रेखाएं जो है वो इस बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये L और M रेखा है वो कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखो हमने प्रतिच्छेदी रेखाओं का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा समझ लिया है, तो कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कितना कोण बना रही है ना। तो जब हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाई, ठीक है, तो वो कितना कोण बना रही है? देखो ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4। कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाओं के बीच में झुकाव आता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, है ना। दो किरणों के बीच में जब झुकाव आता है तो इसको हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कितने झुकाव है? टोटल 4 झुकाव है, यानी कि कितने कोण हैं? 4 कोण। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वो कितने कोण बनाती है? टोटल 4 कोण बनाती है। क्या दो सरल रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। दो रेखाएं केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला प्रश्न है, आपको इन रेखाओं के बीच कौन सा प्रतिरूप यानी कि पैटर्न दिख सकता है या दिख रहा है? तो देखो यहाँ कौन सा पैटर्न दिख रहा है? जैसे मैंने एक रेखा इस प्रकार खींची, दूसरी रेखा इस प्रकार खींची, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये जितना कोण है ना, जितना इसका माप है उतना का उतना इसका भी माप है, और जितना माप इसका है उतना का उतना इसका भी माप है ना। इन आमने सामने के कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, है ना। और हमेशा चाहे आप कैसे भी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाओ, चाहे इस प्रकार से बनाओ या फिर इस प्रकार से बनाओ, जैसे ये है ना, इस प्रकार से बनाओ, ठीक है, ये आमने सामने के कोण हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, और इनको हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो पहला पैटर्न तो ये बन गया। दूसरा पैटर्न इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो दूसरे पैटर्न में देखो, एक सीधी रेखा ये हो गई, दूसरी सीधी रेखा ये हो गई, क्योंकि ये हमारी क्या है? एक सीधी रेखा है, और हम जानते हैं कि जो सीधी रेखा होती है उसमें यहाँ बीच में से कितने डिग्री का कोण बनता है? हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम सरल कोण कहते हैं। ये हमने क्लास 6 में पढ़ लिया है। तो क्योंकि ये हमारी सीधी रेखा है ना, तो अगर मैं इसको सीधी रेखा मानूं तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। या फिर इसको ऐसे ले लो,
ये वाला ले लो, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना, और ये हमारी सीधी रेखा है, तो यहाँ पर ये कोण नंबर 1 और ये जो कोण नंबर 2 है, ये दोनों मिलकर, कोण 1 और कोण 2 मिलकर हमेशा इनकी योग कितना आएगा? 180 डिग्री ही आएगा, है ना, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण है। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? रेखिक युग्म कोण कहेंगे, रेखिक युग्म कोण कहेंगे। समझ गए? ये दो पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ नीचे लिखा है। तो एक तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है? रेखिक युग्म देखने को मिलता है। एक इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? शीर्षाभिमुख कोण देखने को मिलता है। अब रेखिक युग्म की जो परिभाषा है वो क्या है? एक ही रेखा के एक तरफ बने दो आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिनका योगफल 180 डिग्री होता है रेखिक युग्म कहलाता है ना। जैसे ये चित्र है, इस चित्र में ये रेखा हमारी L हो गई और ये रेखा हमारी M हो गई। ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है ना। तो ये हमारी क्या हो गई? एक सीधी रेखा हो गई, ये सीधी रेखा है। तो इस सीधी रेखा में एक कोण A है, दूसरा कोण B है। तो कोण A और कोण B की जोड़ कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। तो इसी को हम A और B, है ना, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? रेखिक युग्म कहेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब यहाँ एक शब्द आया आसन्न कोण, है ना। अच्छा, आसन्न कोण तो हम इसको भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये कोण बनाया, ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारा O और यहाँ पर एक भुजा और हो गई, ठीक है। तो ये कोण A है और ये कोण B है, मान लो। तो क्या इन दोनों कोणों का योग, कोण A और कोण B का योग 180 डिग्री होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी रेखा नहीं है। ये भी हमारे क्या है? आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है, लेकिन ये रेखिक युग्म नहीं है, रेखिक युग्म नहीं है, क्योंकि इनकी जोड़ कभी भी 180 डिग्री नहीं आएगी। 180 डिग्री कब आएगी? जब एक सीधी रेखा हो, बीच में एक किरण हो और ये कोण हमारा A हो, ये कोण हमारा B हो, तब इन दोनों कोणों की जोड़ 180 आएगी। ये भी क्या है? ये भी आसन्न कोण है ना, क्योंकि जब भी एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो ये कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, है ना। ये दोनों भी आसन्न कोण है, ये दोनों भी आसन्न कोण है, लेकिन इनका योग कभी 180 नहीं आएगा, इनका योग हमेशा 180 आएगा, है ना। इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? रेखिक युग्म कहेंगे। अच्छा, वापस परिभाषा देखो, एक ही रेखा के एक तरफ, है ना, तो ये हमारी एक रेखा हो गई, इसके एक तरफ यानी इस तरफ बने दो आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिनका योगफल हमेशा 180 डिग्री हो। तो इस रेखा के एक तरफ है और इन दोनों का योगफल यानी कि इन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी आएगी? 180 आएगी। इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे? रेखिक युग्म कहेंगे। अब देखो, A और B हमारा क्या हो गया? 180 हो गया, लेकिन क्या A और D ये भी एक सीधी रेखा में नहीं है क्या? है ना। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग भी कितना आएगा? 180 आएगा, है ना। अब सीधी रेखा कैसे भी हो, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, अब ये भी एक तरफ है। देखो, इस रेखा के एक तरफ ये दोनों कोण मिलकर कितना बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं। तो इसका मतलब कोण A और कोण D इन दोनों की जोड़ भी कितनी होगी? 180 होगी। इसी प्रकार अब इन दोनों को देखो, आप इन दोनों को ले लो, ठीक है। मैं इसका चित्र बना देता हूं, जैसे इस प्रकार से ले लो। ये एक रेखा हो गई और ये दूसरी रेखा हो गई। अब मैं ये वाले दोनों ले रहा हूँ, है ना, यानी कोण D और कोण C। ये कोण D हो गया, ये कोण C हो गया। क्या ये 180 नहीं बना रहे? बना रहे हैं, क्योंकि ये भी एक सीधी रेखा पर है। तो कोण D प्लस कोण C, ये दोनों कोण भी कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि ये भी सीधी रेखा में। अब इन दोनों को देखो, है ना, यानी कि ये रेखा और ये रेखा। अब हम C और B को देखते हैं। ये कोण C है और ये कोण B है, तो ये भी हमारी सीधी रेखा है। सीधी रेखा के एक तरफ है
है ना, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो कोण सी प्लस कोण बी, कोण सी प्लस कोण बी, इनकी जोड़ भी कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस प्रकार से, ये चार प्रकार हो गए, 1 2 3 और 4, इन चारों को हम क्या कहेंगे, रेखिक युग्म कहेंगे, है ना। अब हम शीर्षाभिमुख कोण को देखते हैं। तो यहां लिखा है, प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये सदैव बराबर होते हैं। अब बराबर क्यों होते हैं इसको हम आगे समझेंगे, पहले हम शीर्षाभिमुख कोण को समझते हैं। देखो, ये कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पर, इसके आमने और सामने के जो कोण होते हैं, यानी कि ये कोण ए, दूसरा कोण ये, जैसे अगर मान लो ये कोण ए है और ये कोण बी है, तो कोण ए और कोण बी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अब इसी बिंदु के आमने एक ये कोण है, सामने ये कोण है, तो ये मान लो सी है और ये डी है, तो कोण सी और कोण डी हमेशा बराबर होते हैं। जैसे ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। और इनको हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। यानी बिंदु के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। इस कोण और इस कोण को शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे। आप ये मत समझना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, नहीं, इनका तो ये दोनों तो रेखिक युग्म बना सकते हैं, है ना। अब इस बिंदु के आमने और सामने का जो कोण है उसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अब देखो, ये आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसका जो उत्तर है हम इस प्रश्न में देंगे, है ना। पहले हम ये करेंगे प्रश्न, फिर उसके बाद इसको करेंगे। तो देखो, प्रश्न है, चित्र 5.2 में यदि कोण ए का माप 120 डिग्री है तो क्या आप कोण बी, कोण सी और कोण डी का माप बिना उन्हें खींचे और मापे निकाल सकते हैं। यानी हमें यहाँ पर कोण ए का माप कितना दिया, 120 डिग्री दिया, यानी ये कोण हमें कितना दिया, 120 डिग्री दिया। हमें बी, सी और डी, ये सारे कोण है ना, बिना चांदे की सहायता से ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक सीधी रेखा जब दी जाती है तो उसके एक तरफ ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इनकी जोड़ हमेशा कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। यानी हमने क्या पढ़ा, कोण ए और कोण बी की जोड़ जो है ना, ये कोण बी की जोड़ है ना, ये कोण का निशान है, कोण बी की जो जोड़ है वो हमेशा कितनी आती है, 180 डिग्री की आती है। अब कोण ए तो हमें दिया हुआ है, कोण ए कितना है, 120 डिग्री, तो इस ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 120 डिग्री लिख दूंगा। लेकिन बी मुझे पता नहीं है, बी मुझे ज्ञात करना है, तो इसको बी रहने देते हैं। फिर ये कितना है, 180 डिग्री। अब ये हमारा क्या है, एक समीकरण है। समीकरण में अगर मुझे बी का मान ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 120 को उधर भेजूंगा, यानी ये जो 120 है यहाँ से उठाऊंगा और इस 120 को इस 180 के पीछे ले आऊंगा, तो ये जो प्लस का है ना वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, समीकरण को हल करने का तरीका है। अगर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाता है, यानी उसका निशान उल्टा हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 120 को उधर ले जा रहे हैं, तो ये 120 को मैंने छिपा दिया। ये दोनों तो अपनी जगह पर, ये दोनों कहीं नहीं जा रहे, है ना। तो जब भी मैं बी लिखूंगा, कोण बी, उसके आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। प्लस आगे कभी भी हम प्लस नहीं लगाते हैं। तो ये कोण बी और ये 180 डिग्री, ये दोनों तो अपनी जगह पर है। अब ये 120 180 के पीछे गया, यानी ये उठ के यहाँ गया, यानी इसके पीछे आ गया, तो ये माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। अब घटाएंगे, 180 में से 120 गया तो कितना मिलेगा हमें, 60 डिग्री मिल जाएगा। यानी ये कोण भी कितना आ गया, 60 डिग्री। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ये 120 है तो ये 60 होगा, तभी तो दोनों मिलकर कितने होंगे, 180 होंगे। अच्छा, अब हमें सी निकालना है ना। तो देखो, क्या ये सीधी रेखा नहीं है, तो इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 180। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोण बी प्लस कोण सी, इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 180 डिग्री।
अच्छा, कोण भी हमने निकाल दिया, कितना निकाल दिया 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों तो अपनी जगह पर है, ये पीछे जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इनको लिख दो पहले। कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी वापस कितना मिल गया, 120 डिग्री मिल गया। सी भी आ गया हमारे पास। अब डी ज्ञात करना है, तो देखो ये सीधी रेखा है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, है ना। तो मैं कह सकता हूँ सी और डी, कोण सी और कोण डी, इसकी जोड़ कितनी होगी 180 डिग्री, है ना। कोण सी कितना निकाला हमने 120, तो इसकी जगह 120 लिख दो। ये कोण डी बराबर 180 हो गया। अब 120 उधर जाएगा तो कोण डी और 180 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 120 डिग्री। तो कोण डी हमें कितना मिल गया 60 डिग्री मिल गया, है ना। तो इस प्रकार से हमने ए का मान तो पहले से दिया हुआ था, बी का मान निकाल दिया, सी का मान निकाल दिया और डी का मान भी निकाल दिया, है ना। अब अगला प्रश्न करते हैं। अभी हमने क्या सीखा था कि ये जो दोनों कोण होते हैं, ये जो दोनों कोण होते हैं, ये वाला और ये वाला, वो हमेशा बराबर होता है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब ये बराबर क्यों होते हैं, इसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या सीखा कि जब दो रेखाएं, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा काटती है इस बिंदु पर, ठीक है, तो रेखिकी इसमें चार कोण बनते हैं। जैसे ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, है ना। तो ये जो सीधी रेखा पर बना कोण है वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी ए और बी की जोड़ कितनी होगी 180 डिग्री होगी, ये हमने समझा है। तो हम कहेंगे कि कोण ए और कोण बी, इसकी जोड़ कितनी होगी 180 डिग्री होगी। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अच्छा, अब इसके नीचे आओ, क्या इन दोनों कोणों की जोड़ भी 180 होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, अगर मैं इस प्रकार से लूं ये वाला, ठीक है, ये वाला लूं अगर मैं ये वाला, क्या ये भी 180 है, बिल्कुल ये भी 180 है, यानी ए और डी इन दोनों की जोड़ 180 होगी, बिल्कुल होगी। तो हम कहेंगे कोण ए प्लस कोण डी, इसकी जोड़ भी कितनी है 180 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो ये दोनों समीकरण कितनी है 180 180 की है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुए, है ना भाई। ए कोण ए प्लस कोण बी, ये कितना है 180, है ना, और ये भी कितना है 180। तो 180 की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, यानी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। कोण ए प्लस बी, ये बी है ना, बी, और कोण ए प्लस कोण डी, ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों कितने के हैं 180 के हैं। अब देखो यहाँ से कोण ए को मैं उधर भेजूंगा तो इधर कौन बचेगा, कोण बी बचेगा, कोण ए प्लस कोण डी, और इस ए को उधर भेज दिया तो ये हो गया माइनस का कोण ए, ठीक है। ये क्या है कोण बी। अब देखो कोण ए ये तो प्लस का है, कोण ए ये माइनस का है, तो कोण ए में से कोण ए गया, कितना बचा 0, यानी कि ये कोण ए और कोण ए 0 हो जाएंगे। तो अब क्या बचा कोण डी, तो यहाँ कोण बी और कोण डी क्या हो गया बराबर हो गया। ये रहा कोण बी और ये रहा कोण डी, है ना। अभी मैंने कहा था कि बी और डी हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। कहाँ गया ये वाला, देखो ये बी है और ये डी है, तो ये इस बिंदु के आमने सामने को कोण है, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये बराबर हो गया। इसी प्रकार कोण सी और कोण ए, है ना, ये भी आपस में क्या आएंगे बराबर आएंगे, है ना। और ये मैंने इस चित्र से सिद्ध किया है। समझ में आया आपको? कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ये समझने के लिए है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों होते हैं, है ना। ये हमने सिद्ध किया है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अब हम पता लगाए के प्रश्न करेंगे, और ये प्रश्न आपको पेज संख्या 108 पर मिलेंगे। इसमें एक ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है, चित्र 5.3 में आप जिन रैखिक युग्मों एवं शीर्षाभिमुख कोणों को देखते हैं
उन सभी की सूची बनाइए। यानी यहाँ पर एक रेखा दूसरे को काट रही है ना। इसमें हमें रेखिक युग्म की सूची बनानी है और शीर्षाभिमुख कोणों की भी सूची बनानी है। तो यहाँ पर देखो ये रेखिक युग्म लिखा हुआ है, इसमें कोण ए और कोण बी, ये कोण ए और ये कोण बी है ना, ये एक सीधी रेखा में बनने वाले कोण हैं। तो इन दोनों की जोड़ कितनी होगी 180, यानी कि ये दोनों क्या है रेखिक युग्म है ना। तो इस तरफ मैं रेखिक युग्म लिख देता हूँ, रेखिक युग्म, और इस तरफ मैं शीर्षाभिमुख कोण लिख देता हूँ। तो देखो रेखिक युग्म क्या क्या आ जाएंगे, रेखिक युग्म में मतलब जो 180 बनाते हैं है ना, ये एक सीधी रेखा है, इसके तरफ कोण ए और कोण बी, ये दोनों रेखिक युग्म है और इनकी जोड़ हमेशा 180 होती है ना। फिर उसके बाद देखो ये भी तो सीधी रेखा है, ये वाली देखो, ये वाली, ये भी तो सीधी रेखा है, यानी ये बी और सी ये भी 180 बनाएंगे। तो कोण बी और कोण सी ये भी 180 बनाएंगे। इसी प्रकार देखो इस तरफ इस साइड में, यहाँ इधर आ जाओ है ना, कोण ए और कोण डी, कोण ए और कोण डी ये भी 180 बनाएंगे। अब बच गया कौन, ये वाला कोण डी और कोण सी है ना। तो कोण डी और कोण सी ये भी क्या है रेखिक युग्म कोण है। ठीक है, आप एक एक अलग अलग चित्र बनाकर करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब शीर्षाभिमुख की कोण बात करो तो देखो ये है इस प्रकार से, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ये कोण डी है और ये कोण ए है। तो इस बिंदु के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ए और सी, कोण ए और कोण सी ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। फिर बी और डी ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण बी और कोण डी ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसके अलावा कोई शीर्षाभिमुख कोण नहीं हो सकता। तो ये तो हो गए हमारे रेखिक युग्म और ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो इस पूरी 5.1 में हमने क्या सीखा है ना। तो हमने इन बिंदुओं को सीखा। सबसे पहले हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं सीखी, क्या होती है कि अगर हमारा एक समतल दिया हुआ है और इस पर हम दो सीधी रेखाएं खींचते हैं तो वो दोनों सीधी रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये हमेशा चार कोण बनाती है, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। और जब ये चार कोण बनाती है तो इसमें हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है ना। ये पैटर्न किसका होता है, एक रेखिक युग्म का होता है और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण का होता है। रेखिक युग्म क्या होता है कि जब यहाँ हमें एक सीधी रेखा दे रखी है तो इस सीधी रेखा पर जो दो कोण दिए 1 नंबर और 4 नंबर है ना, ये क्या है हमारे रेखिक युग्म है और इनकी जोड़ यानी कोण 1 और कोण 4 की जो जोड़ है वो हमेशा कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो ऐसे कितने जोड़े मिलते हैं, ऐसे टोटल हमें 4 जोड़े मिलते हैं। एक तो ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। तो टोटल 4 जोड़े मिलते हैं। फिर शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो ये जो आपका कटान बिंदु है, इस बिंदु के आमने और सामने का जो कोण होता है, आमने और सामने का जो कोण होता है उसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ये इसके बराबर होगा है ना, जैसे मान लो ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर ये कितने का हो गया, अब पीछे कितना बच गया 250 नहीं, अब जो भी बचा जैसे ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x डिग्री का हो जाएगा है ना। फिर है मापन एवं ज्यामिति, ये एक चीज बाकी रह गई जिसको हम समझ लेते हैं। तो देखो मापन एवं ज्यामिति में हमें क्या समझना है, मापन त्रुटियां, चांदे को ठीक से न रखने या देखने में मानवीय भूल के कारण नाप में 1 से 2 डिग्री का अंतर आ सकता है। यानी जब भी हम किसी कोण को मापते हैं चांदे से तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि हमारी रह सकती है। क्यों रह सकती है, हो सकता है हम चांदी को थोड़ा तिरछा रख दे, या फिर हो सकता है हम पेंसिल जो है वो मोटी बना ले है ना, लाइन जो है वो मोटी बना ले, जबकि लाइन क्या होती है एकदम पतली होती है, उसकी कोई मोटाई नहीं होती है ना। तो ये छोटी मानवीय भूल हो सकती है हमसे। फिर रेखा की मोटाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यामिति में आदर्श रेखा की मोटाई 0 मानी जाती है
जबकि पेंसिल और पेन से खींची गई रेखा में मोटाई होने से सटीक माप नहीं मिल पाता, है ना। जब मैं इस स्केल से ये लाइन खींचूंगा ना, तो इसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई आएगी, है ना। जब इसको मापेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसकी हल्की सी भी मोटाई आएगी, लेकिन आएगी। जबकि एक आदर्श रेखा की मोटाई क्या होती है, शून्य होती है। कुल मिला के आपको इसमें यह समझना है कि जब हम इनको मापते हैं ना, तो हल्की सी भूल हमसे हो सकती है, जैसे 1 डिग्री का फर्क पड़ जाए या आधे डिग्री का फर्क पड़ जाए। तो वो मानवीय भूल क्यों होती है, क्योंकि ये जो हम लाइन खींचते हैं ना, उसकी कुछ न कुछ मोटाई होती है, और या फिर चांदी को हम सही प्रकार से नहीं रख पाते हैं, तो कुछ न कुछ मानवीय भूल के कारण हमसे त्रुटियां हो सकती है ना। तो उन त्रुटियों को हमें इग्नोर करना है ना, क्योंकि वो त्रुटियां तो मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी, किसी से भी हो सकती है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका उत्तर सही माना जाता है ना। तो ये एक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, याद नहीं करना है, बस ऐसे ही याद रखना, ध्यान रखना है इसको। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।